Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and maths. Students, आज से हम डेप्रिसिएशन के भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। टोटल 38 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सारे मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है ये। क्यों इम्पोर्टेंट होता है? क्योंकि एक एक क्वेश्चन इसके 10 मार्क्स के आते हैं, तो बहुत जरूरी है कि सारे बच्चों को ये चैप्टर समझ में आना चाहिए, सबको इस चैप्टर का सॉल्यूशन आना चाहिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे कहते हैं कि मैम डेप्रिसिएशन चैप्टर बहुत टफ होता है, बट ऐसी कोई भी बात नहीं है। डेप्रिसिएशन चैप्टर बहुत इजी होता है। एक बार आप समझने की कोशिश तो करिए, फिर देखिए डेप्रिसिएशन चैप्टर कितना इजी है। पता है क्या होता है, बच्चे चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अपने दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत टफ है, मुझसे नहीं हो पाएगा। ऐसी कोई भी बात नहीं है, कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होता है। अगर आप ये सोच लो कि ये हम करके रहेंगे, ये चैप्टर हम करके रहेंगे, सारे क्वेश्चन सॉल्व करके रहेंगे, तब आपको के लिए वही चैप्टर इजी लगने लगेगा। ओके, एक बार आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिए कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, उसके सॉल्यूशन कैसे सॉल्व होते हैं, तब आप लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। प्लीज सारे बच्चे समझ लीजिए कि डेप्रिसिएशन चैप्टर इजी होता है, टफ बिल्कुल भी नहीं होता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वैसे तो इस चैप्टर पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, बट वो वीडियो काफी पुरानी हो गई है। उन्हीं वीडियोस से मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हुआ था, वही वाले वीडियोस मेरे वायरल हुए थे, तभी मेरा चैनल आगे बढ़ा था। इसलिए ये चैप्टर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ये चैप्टर मेरे लिए बहुत लकी है। स्टूडेंट्स, डेप्रिसिएशन के जब क्वेश्चंस मैंने अपलोड करना स्टार्ट किया था ना, तो विद इन 1 मंथ मेरे क्वेश्चंस वायरल होने लगे थे, वीडियोस वायरल होने लगे थे, एंड तभी से मेरा चैनल ग्रो होना स्टार्ट हो गया। सो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा था, बट वो वीडियो काफी पुराने हो गए थे, तो मैंने सोचा एक बार फिर से न्यू बुक से न्यू वीडियोस अपलोड कर दूं, आपको हेल्प मिलेगी काफी। डेप्रिसिएशन क्या होता है? क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम समझ लेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स। एसेट की वैल्यू डे बाय डे डिक्रीज होती है ना, चाहे आप वो एसेट यूज करिए चाहे मत करिए, फिर भी एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो जितने भी अमाउंट से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, उस अमाउंट को हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। समझ में आई बात? फिर से सुनिए स्टूडेंट्स, बाय कांस्टेंट यूज नहीं, अगर आप यूज नहीं भी करोगे ना, तो एसेट की वैल्यू डिक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, हर फर्म में प्लांट मशीनरी बिल्डिंग होती है ना, हर फर्म में होती है। तो किसी एक फर्म में एक मशीन ला के रख दिया गया है, बट उसका यूज नहीं किया गया, अभी तक वो मशीन वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। तो क्या मतलब है, 1 साल बाद उसकी वैल्यू सेम टू सेम वही रह जाएगी क्या? वही नहीं रहेगी, वैल्यू चेंज हो जाएगी, क्योंकि एसेट में जंग लगता है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। अगर आप यूज नहीं करोगे ना, तो वो एसेट खराब होता चला जाएगा, उसमें जंग लग जाता है, उसके पार्ट्स काम नहीं करते हैं, तो उसी को हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। स्टूडेंट्स, एक एसेट ऐसा होता है जिसमें डेप्रिसिएशन नहीं लगता है। कौन सा एसेट? लैंड। लैंड में कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, तो याद रखिएगा आप लोग। अब डेफिनेशन सुन लीजिए इसका। डेप्रिसिएशन में बी डिफाइंड एज continuously or permanent diminution in the quality, quantity or the value of asset. Continuously और permanent diminution, diminution मतलब क्या होता है? डिक्रीज होना। diminution का मतलब होता है डिक्रीजिंग। जब क्वालिटी, क्वांटिटी और एसेट का वैल्यू कंटिन्यूसली और परमानेंट डिक्रीज होता रहता है, डे बाय डे वैल्यू डिक्रीज होता रहता है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। ओके, सिंपल वर्ड में समझिए कि एसेट की वैल्यू जब डिक्रीज होती है ना, तो जितने भी अमाउंट से एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, उसे हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। एंड इसमें उसे ही हमें सॉल्व करना है कि किस मशीन का वैल्यू कितना हो गया। आज हमने मशीन खरीदा 5 लाख का, तो 4 साल बाद उसकी वैल्यू कितनी होगी, उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, यही सब हमें इन क्वेश्चंस में सॉल्व करना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इसमें लिखा हुआ है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो इसका क्या मतलब है?
मैं सॉल्व करवाऊंगी ना क्वेश्चन, तब आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पढ़ेंगे। ऑन 1 अप्रैल 2015 a limited company purchased a machine for 1,90,000 and spent 10,000 on its installation। 2015 में एक कंपनी ने मशीन परचेज किया 1,90,000 का एंड उसके इंस्टॉलेशन पे कंपनी ने 10,000 और खर्च किया। ओके, एट द टाइम ऑफ परचेज इट वाज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ मशीन वुड बी 50,000 एट द एंड ऑफ 6 ईयर। मतलब कंपनी ने ऐसा एस्टिमेट बनाया कि 6 साल बाद इस एसेट की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। इसे हम स्क्रैप वैल्यू कहते हैं। ओके, यहाँ लिखा हुआ है इट वाज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन। मशीन खरीदा कितने में गया? 1,90,000 की मशीन परचेज की गई, 10,000 उसके इंस्टॉलेशन में स्पेंड किया गया, तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितना हो गया? 1,90,000 प्लस 10,000। जितने इंस्टॉलेशन में जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, उन्हें भी हम मशीन की कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। तो टोटल 2 लाख की मशीन है। 2015 में हमने 2 लाख का मशीन परचेज किया। आगे लिखा हुआ है कि 6 साल के एंड में, 6th ईयर के एंड में इस मशीन की वैल्यू 50,000 हो जाएगी। ओके, इट वॉज एस्टिमेटेड दैट द स्क्रैप वैल्यू ऑफ द मशीन would be 50,000. Okay, give machine account and depreciation account in the books of company for 4 year। इसमें हमें मशीनरी अकाउंट बनाना है, डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है 4 साल का। ओके, 4 साल का इसमें हमें मशीनरी अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्टूडेंट्स, 2 मेथड पढ़ने के लिए आपको मिलेगा, एक फिक्स्ड मेथड इंस्टॉलमेंट एंड एक डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। तो दोनों में क्या फर्क होता है मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। द बुक आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। हर साल 31 मार्च को बुक क्लोज होता है। ओके, मतलब ये फाइनेंशियल ईयर है, 1 अप्रैल को बिजनेस स्टार्ट होता है, 31 मार्च को बुक्स क्लोज होती हैं। ओके, नेक्स्ट ईयर फिर बुक स्टार्ट होता है, अकाउंट्स मेंटेन किए जाते हैं, 31 मार्च को फिर अकाउंट क्लोज किए जाते हैं, वही सब है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आप लोग देख लीजिए कि मशीनरी अकाउंट का फॉर्मेट ऐसे बनाया जाता है। डेट का कॉलम, पर्टिकुलर कॉलम, अमाउंट, फिर डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर अमाउंट। एक होता है डेबिट साइड, एक होता है क्रेडिट साइड। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले मशीन को कितने में परचेज किया गया? 1,90,000 में, प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है। तो जहां से मशीन परचेज किया गया है वहां से लेके फैक्ट्री में आने तक मशीन के इंस्टॉलेशन में जितना भी एक्सपेंस होगा उसे हम मशीन के कॉस्ट में ऐड कर लेते हैं। ओके, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में 10,000 लगा है, कभी कभी ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी दिया रहता है, तो उसे भी हम ऐड कर लेंगे। ओके, तो टोटल मशीन का कॉस्ट कितने का हो जाएगा? 1,90,000 प्लस 10,000, टोटल 2 लाख की मशीन हो जाएगी। तो हम यहां लिखेंगे, पहले तो डेट डाल लेंगे, डेट इसका इंपॉर्टेंट होता है। 2015 को मशीन परचेज किया गया ना, तो यहां लिखेंगे 2015 1 अप्रैल हो गया। टू बैंक कितने का खरीदा गया? 1,90,000 का। टू बैंक सेम डे को उसके इंस्टॉलेशन में खर्च हुआ 10,000, ये टोटल हो जाएगा 2 लाख। ये हो गया 2 लाख की मशीन है। अब उस पर डेप्रिसिएशन कितना लगेगा? ईयर के एंड में मशीन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हमें ये कैलकुलेट करना है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, इसमें तो नहीं दिया हुआ है बट आगे के क्वेश्चंस में आपको डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा। ओके, डेप्रिसिएशन रेट मिलेगा। उस केस में क्या करते हैं कि 2 लाख का मशीन है तो मान लेते हैं कि डेप्रिसिएशन रेट 10% दिया हुआ है, तो 2 लाख का 10% कैलकुलेट करेंगे। ओके, एंड अगर मंथ का भी कैलकुलेशन होगा तो उसमें मंथ का भी कैलकुलेशन करेंगे। तो 2 लाख का
10% कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 20,000, तो डेप्रिसिएशन की वैल्यू हो जाएगी 20,000। ऐसे करते हैं, बट इस क्वेश्चन में रेट नहीं दिया हुआ है, डेप्रिसिएशन रेट गिवन नहीं है, आपको डेप्रिसिएशन अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो आपकी बुक में दिया हुआ है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट। टोटल कॉस्ट कितना गिवन है, 1,90,000 में मशीन परचेज किया गया प्लस 10,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस है, तो टोटल कॉस्ट 2 लाख हो जाएगा। माइनस स्क्रैप वैल्यू कितना दिया हुआ है 50,000, ये हो जाएगा 50,000। एस्टिमेटेड लाइफ कितना दिया हुआ है, कितने साल तक एसेट चलेगा, कंपनी ने एस्टिमेट किया कि 6 साल तक ये वाला एसेट चल सकता है। 2 लाख माइनस 50,000 ये हो जाएगा 1,50,000 अपॉन 6, डिवाइड करेंगे 6 2 ज़ा 12, 6 5 ज़ा 30। डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ गया 25,000। अब क्या करना है हमें, ये जो हमने बनाया है ना, यहाँ पे बाय डेप्रिसिएशन करके वाला अमाउंट लिख देना है। ओके, तो यहाँ पे तो रेट गिवन नहीं था तो हमने ऐसे सॉल्व कर लिया। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसका अगर रेट कैलकुलेट करना हो कि कितने रेट के हिसाब से डेप्रिसिएशन लगा है तो वो कैसे करेंगे, देखिए ये वाला भी फॉर्मूला आपकी बुक में गिवन है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट इंटू 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना आया 25,000 आया ना, अपॉन टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना था 2 लाख, यहां लिखेंगे 2 लाख इंटू 100। इसे सॉल्व करिए, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4.5 आ गया। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12.5। इसकी हमें जरूरत नहीं है, हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट आ गया है 25,000, तो हम ये स्टूडेंट्स अगर आपको ये रेट यूज करना है इस क्वेश्चन में तो कैसे करेंगे, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट कितना है 2 लाख है ना, तो 2 लाख का 12.5 अपॉन 100 ये सॉल्व करेंगे तो आपका 25,000 ही आएगा। ओके, अब देखिए डेप्रिसिएशन निकल गया हमारा 25,000। तो ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, ईयर के एंड में डेप्रिसिएशन लगता है। ओके, ईयर के एंड में, तो यहाँ पे ईयर स्टार्ट हो रहा है 2015 1 अप्रैल को, तो एंड कब होगा, डेट इंपॉर्टेंट होता है इसलिए डेट ध्यान देना पड़ेगा आपको। ईयर के एंड में लगता है तो 2016 31 मार्च, 1 अप्रैल को बुक स्टार्ट हुआ, अकाउंट मेंटेन करना स्टार्ट हुआ। बुक्स क्लोज कब हो रहा है 31 मार्च 2016 को, तो यहां हो जाएगा 2015 एंड यहां हो जाएगा 2016 बाई डेप्रिसिएशन। यहाँ पे हमने 31 मार्च 2016 इसलिए लिखा क्योंकि डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में लगता है। ओके, डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में लगता है किसी भी एसेट पे, एंड यहाँ पे 2015 1 अप्रैल को एसेट परचेज किया गया था इसलिए हमने यहाँ पे ये वाला डेट लिखा। डेप्रिसिएशन एंड में लगता है तो इसलिए हमने यहाँ पे 2016 31 मार्च लिखा। ये हो जाएगा बाय डेप्रिसिएशन 25,000 हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बैलेंस करेंगे, यहां लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी लिखेंगे। ओके,
जैसे आप बैलेंस करते हैं ना वैसे नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1,75,000। डेट यहां पे भी हो जाएगा 31 मार्च, ये हो जाएगा 2 लाख। देखिए स्टूडेंट्स, मशीन 2 लाख में परचेज किया गया। ईयर एंड होने के बाद जब साल खत्म हो गया तो मशीन की वैल्यू हो गई 1,75,000। ओके, अब हमें 4 साल का निकालना है ना, तो सेम ऐसे ही हम 4 साल का निकालेंगे। एंड ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में क्या होता है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम लगता है, हर साल 25,000 ही डेप्रिसिएशन लगेगा। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हर साल डेप्रिसिएशन का वैल्यू भी बदल जाता है। तो कैसे बदलता है उसमें हम देखेंगे। यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन का वैल्यू एवरी ईयर सेम होता है। ओके, नेक्स्ट ईयर का देखिए स्टूडेंट्स, 2016 31 मार्च है ना, उसके बाद ईयर कब स्टार्ट होगा, 2016 1 अप्रैल को। यहाँ पे आप 17 मत लिखिएगा, यहाँ पे 16 लिखेंगे। 2015 16, जैसे देखिए एक साल हुआ 2015 16, फिर दूसरा साल हुआ 2016 17, फिर तीसरा साल हुआ 2017 18, फिर चौथा साल हुआ 2018 टू 19। डेट आप ऐसे ही लिखना। ओके, जो यहाँ पे होगा ना, जो साल यहाँ पे होगा वही ईयर हम यहाँ लिखते हैं 2016, लेकिन यहाँ पे 1 अप्रैल लिखते हैं क्योंकि 1 अप्रैल को बुक अकाउंट मेंटेन किया जाता है, स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। ओके, ये वाला जो मैंने आपको बताया ना, इस हिसाब से आप करिएगा। 2016 1 अप्रैल, ये वाला बैलेंस, अब मशीन की वैल्यू कितनी हो गई 1,75,000, तो यहाँ पे वही अमाउंट लिख देंगे। यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस BD 1,75,000 हो गया। उसके बाद एंड ईयर हो गया। ईयर के एंड में अब डेप्रिसिएशन लगेगा उस पे, उसके बाद मशीन का वैल्यू कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ईयर एंड क्या हो जाएगा, यहाँ 2016 है ना, तो यहाँ हो जाएगा 2017 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन सेम अमाउंट लिखेंगे 25,000। अब हम बैलेंस कर लेंगे। 1,75,000 माइनस 25,000, ये हो जाएगा 1,50,000। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरा साल खत्म होते होते मशीन का वैल्यू कितना हो गया 1,50,000। 2 साल का भी हमने कैलकुलेट किया, हमें 4 साल का करना है। देखिए 2017 1 अप्रैल टू बैलेंस BD, ये वाला बैलेंस यहां लिखेंगे। तीसरे साल में मशीन की वैल्यू हो गई 1,50,000। मशीन की वैल्यू डे बाय डे ईयर बाय ईयर चेंज होती जा रही है ना, वैल्यू घट रही है, डेप्रिसिएशन लग रहा है उस पर, वैल्यू घट रही है, इसे ही हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। ऐसे ही सॉल्व होता है इसका क्वेश्चन, कुछ टफ नहीं होता है, बस यही होता है डेप्रिसिएशन। ठीक, ये मत सोचना कि क्वेश्चन नंबर 1 है तो इसलिए इजी है, ऐसा कुछ नहीं है, सारे क्वेश्चंस ऐसे ही होते हैं। 2017 1 अप्रैल ईयर स्टार्ट हुआ, एंड कब होगा 2018 31 मार्च। बाय डेप्रिसिएशन $25,000 by balance CD 1,50,000 माइनस 25,000, ये हो जाएगा 1,25,000। $1,50,000 and 1,50,000। उसके बाद
नेक्स्ट ईयर का करेंगे। स्टूडेंट्स यहाँ पे बैलेंस सीडी के आगे आप चाहो तो 31 मार्च लिख लीजिए, खैर लिख ही लीजिए क्योंकि इसमें डेट इंपॉर्टेंट होता है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर का करते हैं एंड ये लास्ट ईयर होगा। हमें सिर्फ 4 ईयर का कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपके लिखा हुआ है गिव मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ कंपनी फॉर 4 years आफ्टर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन बाय फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। स्टूडेंट्स ओरिजिनल कॉस्ट मेथड को फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं। ठीक, तो हमें 4 साल का बनाना है, हमारा 3 साल का हुआ, 1 2 3। उसके बाद चौथे साल का देखिए 2018 1 अप्रैल टू बैलेंस बीडी। ये वाला अमाउंट क्या लिखेंगे 1,25,000। 2 लाख 2019 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन ये हो जाएगा 25,000 31 मार्च बाय बैलेंस सीडी। 1,25,000 माइनस 25,000 ये हो जाएगा 1 लाख। हमें सिर्फ 4 साल का बनाना था स्टूडेंट्स, यहाँ पे आया 1 लाख। अब आंसर मैच करिए आप लोग। बैलेंस ऑफ मशीनरी अकाउंट ऑन 31 मार्च 2019 1 लाख। 31 मार्च 2019 यहाँ देखिए 31 मार्च 2019 1 लाख। समझ में आया ना। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन 12.5% पर एनम हमने भी कैलकुलेट किया था, हमारा भी आया था 12.5% पर एनम, मतलब पूरे साल का यहाँ पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। मशीन 1 अप्रैल को परचेज किया गया तो पूरे साल का लगेगा। कभी कभी 1 जुलाई को परचेज किया जाता है, 1 अक्टूबर को परचेज किया जाता है। तो ऐसे जितने भी महीने पहले मशीन परचेज किया जाता है उतने महीने का, जितने महीने एसेट यूज हुआ है उतने महीने हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। तो आप कंफ्यूज मत होइए, आगे जैसे जैसे क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आएगा। पहले तो आप लोग मुझे जरूर बताइएगा कि मशीनरी अकाउंट समझ में आया कि नहीं। अब जिनको टफ लगता है वो मुझे बताएंगे कि इजी लगा कि टफ लगा। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब देखिए हम डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाते हैं, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट तो बहुत ही इजी होता है। यहां देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंट में सिर्फ 2 ही चीज की एंट्री होती है, एक मशीनरी अकाउंट, सेकंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मशीनरी अकाउंट इसलिए लिखेंगे क्योंकि मशीन पे डेप्रिसिएशन लगा है, जिस भी एसेट पे डेप्रिसिएशन लगेगा उसकी एंट्री करेंगे हम डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे डेप्रिसिएशन अकाउंट में हम सिर्फ 31 मार्च का ही डेट लिखते हैं क्योंकि डेप्रिसिएशन ईयर के एंड में लगता है ना, ईयर के एंड में एसेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, इसलिए इसमें हम सिर्फ 31 मार्च वाला ही डेट लिखते हैं। 31 मार्च कौन सा डेट है 2016 31 मार्च। टू मशीनरी अकाउंट कितना लगा डेप्रिसिएशन 25,000 ना, तो यहां लिखेंगे 25,000। 2016 31 मार्च बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। $25,000 जितना डेप्रिसिएशन लगा उतना अमाउंट हम इसमें लिख देंगे। ये हो गया 1 साल का। 4 साल का हमें बनाना है, तो अब नेक्स्ट ईयर का करेंगे 2017। यहाँ पे 2017 लिखा है ना, तो यहाँ 2017 31 मार्च टू मशीनरी
25,000। उसके बाद 2017 31 मार्च, यहां दोनों सेम डेट होता है, 16 16, 17 17, 18 18 एंड 19 19, बट यहां पे 15 16, 16 17, 17 18, 18 एंड 19। तो इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां हो जाएगा बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, $25,000। नेक्स्ट ईयर का 2018 31 मार्च टू मशीनरी अकाउंट, 25,000। 2018 31 मार्च by statement of profit and loss, $25,000। next year 2019 31 March to machinery account, 25,000। 2019 31 March by statement of profit and loss, $25,000। डेप्रिसिएशन अकाउंट भी हमने बना लिया स्टूडेंट्स, बहुत इजी क्वेश्चन था ना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया, इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका भी ले लीजिए। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया। आई होप सारे बच्चों को समझ में आया हो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।